तिरुपुर में मुरुगन की गारमेंट वर्कशॉप के बैक ऑफिस का सीलिंग फैन घूम कम रहा था और वॉबल ज्यादा कर रहा था, जिससे वुडन डेस्क पर एक रिदमिक हिलती हुई शेडो पड़ रही थी। ट्यूसडे नवंबर 8, 2016 को रात के 8:15 PM हो रहे थे। मुरुगन एक 48 ईयर ओल्ड निटवेयर सब कॉन्ट्रैक्टर, जिनकी उंगलियों पर परमानेंट डार्क ब्लू टेक्सटाइल डाई के दाग लगे थे, उन्होंने अभी अभी अपनी डेस्क पर रखी रबर बैंड लगी करेंसी की गड्डियों को गिनना खत्म किया था। 4,70,000 रुपीज किसी बाहर वाले के लिए यह बैंक में डिपॉजिट होने का वेट करती एक बड़ी रकम लग सकती थी। मुरुगन के लिए यह आने वाले महीने की लाइफ ब्लड थी। नेक्स्ट वीक कोयम्बटूर के कॉटन यार्न सप्लायर को 1.8 लाख रुपीज कैश में चाहिए थे। उन्होंने अपने 30 ईयर्स के बिजनेस में कभी चेक एक्सेप्ट नहीं किया था। सैटरडे को 23 स्टिचर्स, कटर और आयरन प्रेसर्स इस ऑफिस के बाहर पतले हॉलवे में इकट्ठा होते, फिजिकल नोट्स में अपनी वीकली वेजेस का वेट करते हुए। जनरेटर के लिए डीजल की कॉस्ट थी, लोकल टेम्पो ड्राइवर्स का भाड़ा था और टी स्टॉल के टैब्स सेटल करने थे। तिरुपुर के बसलिंग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में कैश टैक्स बचाने का कोई जरिया नहीं था। यह उस इकोसिस्टम का फ्रिक्शन फ्री ल्यूब्रिकेंट था जो स्पीड, ट्रस्ट और फिजिकल लिक्विडिटी पर चलता था। तभी कॉर्नर रूम में रखे टेलीविजन पर नेशन के नाम एक लाइव एड्रेस ब्रॉडकास्ट हुआ। मिडनाइट तक कंट्री की वैल्यू के हिसाब से 86% सर्कुलेटिंग करेंसी मुरुगन की डेस्क की ड्रॉर में रखे 500 रुपीज और 1000 रुपीज के बैंक नोट्स पूरी तरह से इनवैलिड हो चुके थे। मुरुगन उस रात सो नहीं पाए। ऊपर पंखा वॉबल करता रहा और वे अपने ऑफिस में बैठे कागज के उन बंडलों को घूरते रहे जो रातों रात लिक्विड वर्किंग कैपिटल से लीगल लायबिलिटी में बदल चुके थे। अगले 3 मंथ्स में जो हुआ वह इस बात का मास्टर क्लास था कि कैसे बिना ऑपरेशनल फोरसाइट के एग्जीक्यूट किए गए टॉप डाउन पॉलिसी डिसीजंस स्मॉल स्केल एंटरप्राइज की रीढ़ की हड्डी को सिस्टमैटिकली तोड़ देते हैं। अनाउंसमेंट की अगली सुबह मुरुगन सुबह 6 AM पर अपने लोकल पब्लिक सेक्टर बैंक ब्रांच के बाहर लाइन में खड़ा था। कतार पहले से ही एवेन्यू से 2 ब्लॉक्स दूर तक फैली हुई थी। जब वह 4 आवर्स बाद फाइनली टेलर के पास पहुंचा तो उसे 2 कड़क पिंक 2000 रुपी नोट्स थमा दिए गए, जो न्यूली इंपोर्ट गवर्नमेंट राशनिंग के तहत उसकी मैक्सिमम अलाउएबल डेली विथड्रॉल लिमिट थी। तिरुपुर में 2000 रुपी का नोट फंक्शनली यूजलेस था। कोई टी वेंडर इसे तोड़ नहीं सकता था। कोई यार्न मर्चेंट बल्क डिलीवरी के लिए एक सिंगल पिंक नोट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था और मुरुगन 3 डेली वेज प्रेसर्स के बीच एक अकेले नोट को स्प्लिट नहीं कर सकता था। इसका इमीडिएट डोमिनो इफेक्ट बहुत ब्रूटल था। नवंबर के 2nd वीक तक मुरुगन के फैब्रिक सप्लायर ने न्यू करेंसी नोट्स में फुल पेमेंट के बिना कॉम्ड कॉटन के 20 बोल्ट्स रिलीज करने से इनकार कर दिया। रॉ मटेरियल के बिना उसके 23 वर्कर्स वर्कशॉप फ्लोर पर बेकार बैठे रहे। 3rd वीक तक अपने स्टिचर्स को पे न कर पाने की वजह से उनमें से 11 वर्कर्स साउदर्न तमिलनाडु में अपने होम विलेजेस के लिए निकल गए। अपकमिंग यूरोपियन स्प्रिंग सीजन के लिए दिल्ली बेस्ड एक मेजर एक्सपोर्टर द्वारा मुरुगन को सब कॉन्ट्रैक्ट किए गए 2 क्रिटिकल इंटरनेशनल ऑर्डर्स अपनी शिपिंग डेडलाइंस मिस कर गए। अपने ओवरसीज बायर्स से सीवियर पेनल्टीज फेस कर रहे दिल्ली एक्सपोर्टर ने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह से कैंसिल कर दिए। फरवरी 2017 तक इकोनॉमिक लैंडस्केप एक ग्रिम न्यू रियलिटी में सेटल हो चुका था। मुरुगन ने अपनी लगभग हाफ वर्कफोर्स को ले ऑफ कर दिया था। काम चालू रखने और ओवरड्यू सप्लायर इनवॉइसेस को सेटल करने के लिए उसने वही किया जो पूरे इंडिया में मिलियंस ऑफ स्मॉल बिजनेस ओनर्स करने पर मजबूर थे। उसने पैरालाइज्ड फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम को बायपास किया और एक लोकल इनफॉर्मल मनी लेंडर के पास गया। उसने 18% की क्रशिंग एनुअल इंटरेस्ट रेट पर 3 लाख रुपीज का लोन लिया। मुरुगन ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उन्होंने अपने लोकल म्यूनिसिपल ड्यूज पे किए थे, अपने एनुअल टर्नओवर एस्टिमेट्स फाइल किए थे और 20 ईयर्स लगाकर एक रिलायबल सेल्फ सस्टेनिंग माइक्रो एंटरप्राइज बनाया था। फिर भी एक ही शाम में उनकी बैलेंस शीट चकनाचूर हो गई। मार्केट कंपटीशन, टेक्नोलॉजी डिसरप्शन या पुअर बिजनेस जजमेंट से नहीं, बल्कि सॉवरेन डिक्री से उनका बिजनेस कभी पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाया। 3 ईयर्स बाद उनकी वर्कशॉप अपनी प्री 2016 कैपेसिटी के 40% से भी कम पर ऑपरेट कर रही थी। शिफ्टिंग गोल पोस्ट्स और इल्यूजन ऑफ पर्पस। मुरुगन जैसे मिलियंस ऑफ स्मॉल बिजनेस ओनर्स की तकलीफ को जिस चीज ने और ज्यादा बढ़ा दिया वह था ऑफिशियल रेशनल का चक्कर घुमा देने वाला बदलाव। शुरुआती घंटों में फिजिकल करेंसी के ओवरनाइट इनवैलिडेशन को ब्लैक मनी और स्टेट स्पॉन्सर्ड काउंटरफिटिंग पर एक डिसाइसिव स्ट्राइक बताया गया। जब बाद के हफ्तों में बैंक डिपॉजिट्स से ये रिवील हुआ कि डिमोनेटाइज्ड करेंसी नोट्स का
0.3% सेफली बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया है, जिसने इस प्रेमाइस को इफेक्टिवली इनवैलिडेट कर दिया कि इल्लीसिट वेल्थ के बड़े खजाने बस जल जाएंगे। तब नैरेटिव सीमलेसली मोर्फ हो गया। अचानक इस सेक्रीफाइस को कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल अडॉप्शन की तरफ एक नेशनल ड्राइव के रूप में रिफ्रेम कर दिया गया। बाद में यह फॉर्मल टैक्स बेस को वाइड करने की एक क्रूसेड बन गया। एक एवरेज सिटीजन के लिए गोल पोस्ट्स का ये लगातार शिफ्ट होना एक परेशान कर देने वाला ट्रुथ रिवील करता था। पॉलिसी को ट्रायल एंड एरर लॉजिक पर एग्जीक्यूट किया जा रहा था, जबकि इकोनॉमिक फॉलआउट पूरी तरह से फाइनेंशियल पिरामिड के बॉटम और मिडल में मौजूद लोगों को झेलना पड़ रहा था। जिस इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर को स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, वह इसके बजाय एक प्रोफाउंड और अनक्वांटिफिएबल रिस्क का सोर्स बन गया था। डिमोनेटाइजेशन न तो कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट था और न ही कोई एब्रेशन। ये इंडिया में एक ब्रॉडर सिस्टमिक रियलिटी का बस सबसे विजिबल मैनिफेस्टेशन था, सोवरन पॉलिसी रिस्क। जब सिटीजन्स रिस्क को इवेल्युएट करते हैं तो वे आमतौर पर मार्केट वोलेटिलिटी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट शिफ्ट्स या कॉर्पोरेट अर्निंग्स फेलियर को देखते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किसी भी फाइनेंशियल प्लान पर सबसे डिस्ट्रक्टिव वेरिएबल्स में से एक किसी ब्यूरोक्रेट की पेन का अचानक और आर्बिट्रेरी स्ट्रोक होता है। सेक्शन ब्रेक, द रेट्रोस्पेक्टिव ट्रैप, गेम खेले जाने के बाद रूल्स बदलना। यह समझने के लिए कि यह स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी कितनी गहरी है, आपको करेंसी नोट्स से परे हाई फाइनेंस और कॉर्पोरेट टैक्सेशन की दुनिया को देखना होगा। इनफेमस वोडाफोन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस को कंसीडर कीजिए, एक ऐसा एपिसोड जिसने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में शॉकवेव्स भेज दी और स्टेट ओवररीच की डरावनी हद को एक्सपोज कर दिया। 2007 में वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने केमैन आइलैंड्स की एक होल्डिंग कंपनी में सिंगल शेयर की सेल के जरिए एक इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर हचिसन एसआर में कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया। यह ट्रांजैक्शन पूरी तरह से इंडिया के बाहर दो फॉरेन एंटिटीज के बीच हुआ था। इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट इस मैसिव डील का एक हिस्सा क्लेम करने के लिए उत्सुक था और उसने दावा किया कि वह इस डील से होने वाले कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगाने का हकदार है, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट्स इंडिया में लोकेटेड थे। वोडाफोन ने इस डिमांड को चैलेंज किया, जिससे एक लंबी और एक्सपेंसिव लीगल बैटल शुरू हुई, देश की हाईएस्ट कोर्ट तक पहुंची। जनवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर में डिसाइसिवली रूल किया, ये होल्ड करते हुए कि एग्जिस्टिंग लॉ के तहत टैक्स अथॉरिटीज के पास इस नेचर के ऑफशोर ट्रांजैक्शंस पर कोई लीगल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं था। जजमेंट क्लियर, रीजन्ड और एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। इसके बाद जो हुआ वह रूल ऑफ लॉ में बिलीव करने वाले हर इन्वेस्टर को अलार्म कर देना चाहिए। हार मानने से इनकार करते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2012 के यूनियन बजट में इनकम टैक्स एक्ट में एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया। सबसे खास बात यह थी कि यह अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ पास किया गया था, जो 1961 तक पीछे जाता था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को पलटने के लिए रातों रात 60 ईयर्स पुराने टैक्स लॉ को एक तरह से फिर से लिख दिया और वोडाफोन से टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टीज के रूप में 22,100 करोड़ रुपीस की डिमांड की। दुनिया और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को जो मैसेज भेजा गया वह बिल्कुल साफ था कि भले ही आप लिखे हुए रूल्स को फॉलो करें, देश की सबसे बड़ी कोर्ट में अपना केस जीते और कानून के दायरे में रहकर काम करें, फिर भी स्टेट आज आपकी वेल्थ निकालने के लिए कल के रूल्स को रिट्रोस्पेक्टिवली बदल सकती है। हालांकि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट्स ने बाद में इंडिया के खिलाफ बार बार रूलिंग दी और रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स को फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट का वायलेशन बताया, लेकिन सरकार को 2021 में आखिरकार इस रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्लॉज को रिपील करने में लगभग एक डिकेड लग गया और इस दौरान एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में इंडिया की रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। जहां वोडाफोन जैसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के पास डिकेड्स तक सोवरेन ओवररीच से लड़ने के लिए जरूरी बैलेंस शीट्स, लीगल आर्मीज और इंटरनेशनल फोरम्स का एक्सेस होता है, वहीं इंडियन मिडिल क्लास के पास ऐसी कोई लग्जरी नहीं होती। जब सोवरेन रिस्क किसी एवरेज फैमिली की फाइनेंस को टच करता है तो ये एक्सट्रैक्शन पूरी तरह से एब्सोल्यूट और इमीडिएट होता है। सेक्शन ब्रेक, मूविंग द गोल पोस्ट्स, द फ्रिक्शन ऑफ परपेचुअल टैक्स अमेंडमेंट्स। लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए सोवरेन पॉलिसी रिस्क शायद ही कभी किसी ड्रामेटिक सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट के रूप में आता है। इसके बजाय ये चुपचाप आता है जो एनुअल यूनियन बजट्स के फाइन प्रिंट, रेगुलेटरी बॉडीज के सर्कुलर्स और टैक्स स्ट्रक्चर्स में अचानक हुए रिविजन्स के जरिए डिलीवर होता है।
लास्ट 2 डिकेड्स में इंडियन इक्विटीज पर कैपिटल गेन्स टैक्सेशन की हिस्ट्री पर विचार करें। 2004 में इक्विटी पर एलटीसीजी पर 0% टैक्स था और एसटीटी इंट्रोड्यूस हुआ। 2018 में 10% एलटीसीजी टैक्स का रीइंट्रोडक्शन हुआ और ग्रैंडफादरिंग क्लॉज आया। 2024 में एलटीसीजी टैक्स बढ़ाकर 12.5% और एसटीसीजी बढ़ाकर 20% कर दिया गया। 2004 में गवर्नमेंट ने स्टॉक मार्केट में डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने के लिए इक्विटी शेयर्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एलटीसीजी टैक्स को खत्म कर दिया था और इसकी जगह सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी लाया गया था। 14 ईयर्स तक मिलियंस ऑफ मिडिल क्लास इंडियंस ने अपनी लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट स्ट्रेटेजीज एक क्लियर लीगली एनश्राइंड प्रॉमिस के अराउंड बनाई। अपने शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को 1 ईयर से ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करके रखिए और आपके कंपाउंडिंग गेन्स पूरी तरह टैक्स फ्री रहेंगे। इसी प्रिंसिपल पर रिलाई करते हुए सैलरीड प्रोफेशनल्स की एक पूरी जनरेशन ने अपनी सेविंग्स को ट्रेडिशनल फिक्स्ड डिपॉजिट्स और गोल्ड से हटाकर इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स एएलएसएस और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स एसआईपीस की तरफ शिफ्ट कर दिया। फिर आया 2018 का यूनियन बजट। बिना किसी वार्निंग के गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपीज पर ईयर से ज्यादा के गेन्स पर इक्विटी पर 10% का एलटीसीजी टैक्स फिर से लागू कर दिया। हालांकि जनवरी 31, 2018 तक के गेन्स के लिए ग्रैंडफादरिंग क्लॉज प्रोवाइड किया गया था, लेकिन लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग का कोर थीसिस फंडामेंटली बदल चुका था। 2024 के यूनियन बजट की तरफ फास्ट फॉरवर्ड करें तो गोल पोस्ट्स एक बार फिर बदल गए। इक्विटी पर एलटीसीजी बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एसटीसीजी टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। जिस इन्वेस्टर ने 2015 में एक एक्सपेक्टेड नेट कंपाउंड रिटर्न के बेसिस पर 20 ईयर की वेल्थ क्रिएशन जर्नी मैप आउट की थी, उसने पाया कि रास्ते में रेगुलेटरी रिविजन्स के चलते उसकी लॉन्ग टर्म यील्ड सिस्टमैटिकली कम होती चली गई। टैक्स आर्बिट्राज इक्विटी मार्केट से कहीं आगे तक फैला हुआ था। डिकेड्स से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स ट्रेडिशनल बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स के इंडेक्सेशन बेनिफिटेड ऑल्टरनेटिव के रूप में डेट म्यूचुअल फंड्स का यूज करते आ रहे थे। अगर किसी डेट फंड को 3 ईयर्स से ज्यादा टाइम के लिए होल्ड किया जाता था तो इन्वेस्टर अपनी परचेस कॉस्ट को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंडेक्स कर सकता था, जिससे उनका इफेक्टिव टैक्स बर्डन सिग्निफिकेंटली कम हो जाता था। ये कोई लूपहोल नहीं था, ये इंडियन कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को डीप करने और लॉन्ग टर्म कैपिटल एलोकेशन को रिवॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया एक इंटेंशनल स्ट्रक्चरल इंसेंटिव था। मार्च 2023 में फाइनेंस बिल के एक अमेंडमेंट में चुपके से गवर्नमेंट ने उन डेट फंड्स के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट्स अचानक खत्म कर दिए जिनमें डोमेस्टिक इक्विटीज 35% से कम थीं। रातों रात डेट फंड्स से होने वाले लॉन्ग टर्म गेन्स को शॉर्ट टर्म गेन्स की कैटेगरी में डाल दिया गया और इन्वेस्टर के मार्जिनल इनकम टैक्स स्लैब रेट पर टैक्स लगाया गया, जिसका मतलब हाई अर्निंग मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स के लिए 30% से ज्यादा का इफेक्टिव टैक्स रेट था। बस एक लेजिस्लेटिव मॉडिफिकेशन के साथ दशकों पुराने फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क्स बेकार हो गए। द रेगुलेटरी रोलर कोस्टर क्रिप्टो एंड द आर्बिट्रेरी पेनल्टी। अगर इक्विटी और डेट फंड इन्वेस्टर्स ने पॉलिसी फटीग एक्सपीरियंस किया तो डिजिटल एसेट मार्केट्स के पार्टिसिपेंट्स को तो सीधा फाइनेंशियल व्हिप्लैश झेलना पड़ा। बेंगलुरु में रहने वाले 32 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर किशोर की कहानी ही देख लीजिए। 2019 में क्रिप्टो करेंसी एंटिटीज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग बैन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्ट्राइक डाउन किए जाने के बाद किशोर ने अपनी सेविंग्स का 10% बिटकॉइन और एथेरियम का पोर्टफोलियो बनाने में लगाया। उन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की एडवाइस के मुताबिक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या कैपिटल गेन्स के तहत अपनी ट्रेड्स को डिक्लेयर करते हुए बहुत ध्यान से अपना टैक्स फाइल किया। 2022 की शुरुआत तक रेगुलेटरी लैंडस्केप धुंधले शक से बदलकर एग्रेसिव टैक्सेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया। 2022 यूनियन बजट ने सेक्शन 115 BBH इंट्रोड्यूस किया, जिसने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी VDA के ट्रांसफर से होने वाली सभी इनकम पर फ्लैट 30% टैक्स लगा दिया। क्रायो टैक्सेशन मैट्रिक्स 2022 फ्लैट टैक्स रेट, सभी गेन्स पर 30% फ्लैट। क्या लॉस ऑफसेट अलाउड है? नहीं। गेन्स पर आइसोलेशन में टैक्स लगता है। क्या एक्सपेंसेस का डिडक्शन अलाउड है? नहीं। एक्विजिशन कॉस्ट को छोड़कर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS हर ट्रांजैक्शन पर 1%। क्रूशियली इस लॉ में 2 प्यूनिटिव कंडीशंस थीं। नो ऑफसेटिंग ऑफ लॉसेस। अगर किसी इन्वेस्टर ने सेम फाइनेंशियल ईयर में बिटकॉइन पर
लाख रुपीस का गेन किया, लेकिन इथेरियम पर 1.8 लाख रुपीस का लॉस झेला, तो उन्हें पोजीशंस को नेट करने की परमिशन नहीं थी। उन पर पूरे 2 लाख के गेन पर 30% टैक्स लगाया गया, जिसके रिजल्ट के रूप में केवल 20,000 रुपीस का नेट प्रॉफिट होने के बावजूद 60,000 रुपीस का टैक्स बिल आ गया। एवरी ट्रांजैक्शन पर 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS। इसने डोमेस्टिक एक्सचेंजेस से लिक्विडिटी पूरी तरह सोख ली, जिससे कुछ ही महीनों में ट्रेडिंग वॉल्यूम 90% से ज्यादा गिर गया। किशोर ने खुद को एक रेगुलेटरी नाइटमेयर में फंसा हुआ पाया। उस ईयर के लिए उनका नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट रफली 50,000 रुपीस था। फिर भी नॉन ऑफसेटिंग टैक्स रूल्स के तहत उनकी टैक्स लायबिलिटी 1.4 लाख रुपीस कैलकुलेट हुई। अपने गेन्स पर टैक्स पे करने के लिए उन्हें अपने लॉन्ग टर्म इक्विटी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा लिक्विडेट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां इश्यू ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी एक साउंड इन्वेस्टमेंट है या एक स्पेक्युलेटिव बबल। इश्यू ये है कि रेगुलेटरी एपेरेटस ने एक ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर क्रिएट किया जो इतना असिमेट्रिकल था कि इसने एक ऐसे एसेट क्लास में पार्टिसिपेशन को इफेक्टिवली पेनलाइज किया जिसे स्टेट ने सीधे बैन न करने का ऑप्शन चुना था, बल्कि कॉन्फिस्केटरी फिस्कल डिजाइन के जरिए स्क्वीज करने का रास्ता चुना। सेक्शन ब्रेक। द असिमेट्री ऑफ सोवरन एक्सपोजर। सोवरन पॉलिसी रिस्क इंडियन मिडिल क्लास को किसी भी दूसरे डेमोग्राफिक सेगमेंट की तुलना में इतना ज्यादा हार्ड हिट क्यों करता है? इसका आंसर स्ट्रक्चरल असिमेट्री में छिपा है। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स HNI और लार्ज कॉरपोरेट कांग्लोमरेट्स रेयरली किसी सिंगल ज्यूरिस्डिक्शन की पॉलिसी विम्स के भरोसे काम करते हैं। उनके पास अपनी कैपिटल के चारों ओर लीगल शील्ड्स खड़ी करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। वे दुबई, सिंगापुर या मॉरिशस में ऑफशोर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। वे इंटरनेशनल ट्रस्ट्स एस्टैब्लिश करते हैं। वे ग्लोबल डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स DTA का फायदा उठाने के लिए टैक्स अटॉर्नीज को डिप्लॉय करते हैं और लॉ बनने से पहले ही पॉलिसी को शेप देने के लिए एक्टिव कॉरपोरेट लॉबिंग चैनल्स बनाए रखते हैं। जब डोमेस्टिक पॉलिसी का माहौल हॉस्टाइल या अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है तो हाई नेट वर्थ कैपिटल बस माइग्रेट कर जाता है। दूसरी तरफ अल्ट्रा पुअर को अक्सर कम से कम पॉलिटिकल लेवल पर सेफ्टी नेट्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स यानी DBT और वेलफेयर सब्सिडीज के जरिए प्रोटेक्ट किया जाता है, जो इमीडिएट इकोनॉमिक शॉक्स के असर को कम करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। मिडिल क्लास एक कमजोर मिडिल ग्राउंड में फंसा हुआ है। टैक्स नेटवर्क को पूरी तरह विजिबल बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचने से बहुत पहले ही सैलरीड इनकम पर TDS के जरिए सोर्स पर टैक्स कट जाता है। जीरो लॉबिंग पावर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अपनी तरफ से लॉबिंग करने के लिए उनके पास कोई ट्रेड बॉडीज, यूनियन रिप्रेजेंटेशन या कॉरपोरेट PACS नहीं है। इलिक्विड एसेट बेस। उनकी वेल्थ डोमेस्टिक रियल एस्टेट, इंडियन इक्विटी फंड्स और प्रोविडेंट फंड्स में फंसी होती है, जो पूरी तरह इंडियन लीगल ज्यूरिस्डिक्शन के अंडर आने वाले एसेट्स हैं। जैसा कि चैप्टर 1 में बताया गया था, इकोनॉमिक सिस्टम उन लोगों से सिस्टमैटिकली वेल्थ निकालता है जिनके पास इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन से बचने के लिए टूल्स, नॉलेज या लेवरेज नहीं होता। हालांकि मार्केट डाउनटर्न सभी के लिए एक जैसे होते हैं, जो अमीर और मिडिल क्लास दोनों के पोर्टफोलियो को असर डालते हैं, लेकिन पॉलिसी शॉक्स बहुत रिग्रेसिव होते हैं। ये छोटे दुकानदार, सैलरीड इन्वेस्टर और माइक्रो एंटरप्रेन्योर पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं, जबकि इंस्टीट्यूशनल कैपिटल को इस नुकसान से बचने का मौका दे देते हैं। द असिमेट्री ऑफ सॉवरन एक्सपोजर। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स या कॉरपोरेशंस, ऑफशोर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स और ट्रस्ट्स, इंटरनेशनल टैक्स आर्बिट्रेशन रिसोर्सेज, डायरेक्ट लॉबिंग और रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस। मिडिल क्लास और स्मॉल बिजनेसेस 100% विजिबल टैक्स फुटप्रिंट TDS या पैन, जीरो लॉबिंग पावर या लीगल रिकोर्स, डोमेस्टिक इलिक्विड एसेट लॉकिंग। सेक्शन ब्रेक। अपने पर्सनल मार्जिन ऑफ सेफ्टी में सोवरेन रिस्क को शामिल करना। सेक्शन 8.1 में हमने बेंजामिन ग्राहम के मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बेसिक कॉन्सेप्ट का एनालिसिस किया था, जो ह्यूमन एरर, मार्केट क्रैश या अनएक्सपेक्टेड बिजनेस फेलियर्स के इम्पैक्ट को झेलने के लिए किसी एसेट को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से डिस्काउंट पर खरीदने की प्रैक्टिस है। इंडियन फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में ग्राहम की डेफिनेशन अधूरी है। अगर आप ऐसा पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं जो सिर्फ मार्केट वोलेटिलिटी, इन्फ्लेशन और पर्सनल इमरजेंसीज को ध्यान में रखता है, तो आपकी बैलेंस शीट सिस्टमिक फेलियर के खतरे में रहती है। आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी में सोवरेन पॉलिसी रिस्क का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सोवरेन रिस्क एडजस्टेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाने का क्या मतलब होता है? लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए कभी भी टैक्स आर्बिट्राज पर डिपेंड न रहें।
अगर किसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की प्राइमरी अपील कोई स्पेसिफिक टैक्स एग्जेम्पशन या फेवरेबल ट्रीटमेंट है, जैसे कि टैक्स फ्री स्टेटस या इंडेक्सेशन बेनिफिट्स, तो मानकर चलें कि उस एग्जेम्पशन की एक एक्सपायरी डेट है। अपने रिटर्न प्रोजेक्शंस को प्री टैक्स वायबिलिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर करें या वर्स्ट केस मार्जिनल टैक्स ब्रैकेट को मानकर चलें। अगर कोई फाइनेंशियल एसेट स्टेट टैक्स कंसेशंस के बिना कंपेलिंग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट नहीं करता, तो वह आपके कोर पोर्टफोलियो में शामिल नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन बनाए रखें। अपने पूरे एसेट बेस को सिर्फ एक करेंसी और एक ही रेगुलेटरी ज्यूरिस्डिक्शन तक सीमित रखने से आपकी फैमिली अनहेज्ड कंट्री रिस्क में आ जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS जैसे मैकेनिज्म का यूज करना, जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को पर फाइनेंशियल ईयर $250,000 तक ओवरसीज रेमिट करने की परमिशन देता है। ग्लोबल एसेट्स में इन्वेस्ट करके डोमेस्टिक पॉलिसी शिफ्ट्स के अगेंस्ट एक लीगल स्ट्रक्चरल हेज प्रोवाइड करता है। फॉर्मल बैंकिंग फ्रिक्शन जोन के बाहर लिक्विडिटी बफ्स रखें। 2016 के इवेंट्स ने यह दिखाया कि आपकी अपनी वेल्थ तक आपकी पहुंची पॉलिसी डायरेक्टिव से लिमिट हो सकती है। मल्टीपल इंस्टीट्यूशनल चैनल्स में लिक्विडिटी बनाए रखना, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, शॉर्ट ड्यूरेशन लिक्विड एसेट्स और फिजिकल रिजर्व्स में डाइवर्सिफाइड हो। यह एश्योर करता है कि किसी एक सेगमेंट में अचानक आया रेगुलेटरी फ्रीज आपके 2 डे सर्वाइवल को पैरालाइज न करे। मानकर चलें कि सोवरन गोल पोस्ट्स बदलेंगे। चाहे आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट कर रहे हों, रियल एस्टेट एग्जिट्स प्लान कर रहे हों या बिजनेस कैश फ्लो प्रोजेक्ट कर रहे हों, फ्यूचर के कैपिटल गेन्स टैक्स हाइक्स, कंप्लायंस मैंडेट्स या ट्रांजैक्शनल लेवीज के लिए 10 to 15% का सिस्टमिक फ्रिक्शन बफर बनाकर चलें। कैश की मजबूरियों से डिजिटल विजिबिलिटी तक। भारत में सोवरेन पॉलिसी रिस्क की कहानी सिर्फ फिजिकल करेंसी बैन्स या रिट्रोएक्टिव टैक्स क्लेम्स पर खत्म नहीं होती। जिस स्टेट अपैरेटस ने 2016 में देश के 86% कैश को इनवैलिडेट कर दिया था, उसने उसके बाद के दशक में वर्ल्ड का सबसे सोफिस्टिकेटेड और यूबिक्विटस डिजिटल फाइनेंशियल सर्विलांस नेटवर्क बनाने में टाइम लगाया है। इंडिया स्टैक, आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI, अकाउंट एग्रीगेटर्स और रियल टाइम पैन लिंकिंग मैंडेट्स के इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम के रैपिड डिप्लॉयमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने हर नागरिक की फाइनेंशियल लाइफ में अनप्रेसिडेंटेड विजिबिलिटी हासिल कर ली है। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने अनडिनाएबल कन्वीनियंस लाई है। तिरुपुर में एक स्ट्रीट वेंडर अब लकड़ी की गाड़ी पर चिपके QR कोड के थ्रू तुरंत माइक्रो पेमेंट रिसीव कर सकता है। पुणे में एक सैलरीड वर्कर बिना कोई वायर फीस दिए सेकंड्स में फंड ट्रांसफर कर सकता है। हालांकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफिशिएंसी एक बहुत बड़े ट्रेड ऑफ के साथ आती है, जिसके बारे में बहुत कम फाइनेंशियल एडवाइजर्स खुलकर बात करने को तैयार हैं। फाइनेंशियल प्राइवेसी का पूरी तरह से खत्म हो जाना। फिजिकल कैश कंस्ट्रेंट्स से एब्सोल्यूट डिजिटल ट्रेसेबिलिटी की तरफ यह ट्रांजिशन स्टेट ओवरसाइट के अल्टीमेट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हम सेक्शन 9.7 में एग्जामिन करेंगे, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेली कॉमर्स को आसान बनाता है, वही स्टेट को यह टेक्निकल कैपेबिलिटी भी देता है कि वह किसी इंसान की वेल्थ को मॉनिटर, एनालाइज और अगर जरूरी समझे तो एक बटन दबाकर फ्रीज या रिस्ट्रिक्ट कर सके।